भयानक कार एक्सीडेंट के बाद मेरी आत्मा मिशन वर्ल्ड में आ गई। सिस्टम ने मुझे 4 पत्नियों से बांध दिया। जब तक मैं उनमें से किसी एक को सफलतापूर्वक जीत लेता तो असली दुनिया वाला मैं फिर से जिंदा हो सकता था। लेकिन मैं चारों नायिकाओं को जीतने में असफल रहा, क्योंकि वे सभी असली दुनिया के मेल लीड से प्यार करने लगी थीं। मैंने चाहे जितना भी दिया हो, बस उसके आते ही उनकी नज़रों में सिर्फ वही रहता था। उन्होंने मुझसे नफरत करनी शुरू कर दी। वे चाहते थे कि मैं मर जाऊं। अब पूरे 25 साल बीत चुके थे। मेरा मिशन भी खत्म हो चुका था। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, होस्ट, 25 साल की समय सीमा पूरी हो चुकी है। अब तुम मिशन जारी नहीं रख सकते। 25 साल पलक झपकते ही बीत गए, लेकिन मैं चारों नायिकाओं में से किसी को भी जीत नहीं पाया। शायद यही मेरी किस्मत है। भगवान मुझे दोबारा जीने का मौका नहीं देना चाहते। मैं उदास होकर मुड़ा। मेरे सामने तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां थीं। मेरे दिमाग में इन सालों की यादें घूमने लगीं। नायिकाओं के मेरे प्रति ठंडेपन और नफरत के दृश्य बार बार सामने आने लगे। मैंने नीले आसमान की ओर देखा। मेरे मन में मिले जुले भाव उमड़ रहे थे। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं इस दुनिया का एक सहायक किरदार हूं, मैं कभी सच्चा प्यार नहीं पा सकता? मैं कड़वाहट से मुस्कुराया। जब अंत पहले से तय है तो फिर संघर्ष क्यों करूं? मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। उसी समय तेज ब्रेक की आवाज हवा में गूंज उठी। उसके बाद गुस्से भरी आवाज आई, जियांग चेन, तुम क्या कर रहे हो? मैंने आंखें खोलीं। मेरे सामने मेरी बड़ी बहन जियांग यू का गुस्से से भरा चेहरा था। जियांग यू सिस्टम द्वारा तय किए गए लक्ष्यों में से एक थी। सिस्टम ने कहा था, अगर मैं उसके पारिवारिक स्नेह का स्तर पूरा भर दूं तो वो मेरी पहली नायिका बन जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आखिरकार वो भी वांग लिंग के आकर्षण में पड़ गई। यहां तक कि उसके एक झूठे आरोप की वजह से वो मुझसे हड्डियों तक नफरत करने लगी। अगर नदी किनारे आकर मरना है तो कोई सुनसान जगह ढूंढो, बेगुनाह लोगों को मत घसीटो। मैंने तुम्हारे लिए अच्छी जगह चुन दी है, जल्दी कूदो। उसकी आवाज नफरत और बेबसी से भरी हुई थी। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं लगभग खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। दीदी, आप यहां कैसे? मैंने किसी तरह खुद को संभाला। मेरी आवाज में छिपी कड़वाहट साफ थी। क्या आप वांगलिन की शादी में नहीं गईं? क्या आप मुझे ढूंढने के लिए खास तौर पर आई हैं? मैंने उसकी ओर देखा। मेरे दिल में अब भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी थी। उम्मीद थी कि वो अलग होगी। उम्मीद थी कि उसे मेरे लिए थोड़ा सा भी लगाव होगा। लेकिन उसके अगले शब्दों ने मेरी सारी उम्मीदें बेरहमी से तोड़ दी। सपने देख रहे हो? तुम भी इसके लायक हो? मैं तो वांगलिंग के लिए शादी की ड्रेस लेने जा रही थी। किसे पता था कि रास्ते में तुम्हारे जैसे मनहूस से सामना हो जाएगा। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, जियांग चेन, इस तरह मेरी हमदर्दी पाने की कोशिश मत करना। मैंने उसके सख्त चेहरे को देखा। मैं मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। मैंने सोचा था कि वो सच में मेरी चिंता करके आई है, लेकिन मैं गलत था। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरी बड़ी बहन, वो वांग लिंग से गहरा प्यार करती थी। वह उसकी सबसे वफादार समर्थक थी। लेकिन वांग लिन का दिल ली मोवान के पास था, इसलिए वो अपनी आंखों से उसे किसी और से शादी करते हुए देख रहा था। यहां तक कि उसकी शादी की तैयारियों में भी लगा हुआ था। उसका ये प्यार सच में अफसोस करने लायक था। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं बस मुड़कर धीरे धीरे नदी की ओर चल पड़ा। चलो, जल्दी चलो। अगर मरना है तो जल्दी करो। मुझे कपड़े लेने जाने में देर मत करवाओ। मैंने अपने कदम तेज कर दिए और नदी के पानी को अपने शरीर को डुबोने दिया, जब तक उसने मुझे पूरी तरह निगल नहीं लिया। ठंडा पानी मेरी नाक और मुंह में भरने लगा। मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। लेकिन उसी पल एक ताकत ने मुझे जोर से बाहर खींच लिया। तुम सच में अपनी जान देने की हिम्मत कर बैठे? जियांग चेन, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी? मैं तुम्हें बताती हूं। तुम्हारी जिंदगी माँ पापा ने दी है। तुम्हें इसे यूं ही छोड़ने का कोई हक नहीं है। माँ इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अच्छी इंसान है। मैं भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैं पूरे 25 साल तक किसी तरह टिका रहा, लेकिन अब मैं सच में थक चुका हूं। मैं सिर्फ यहां से जाना चाहता हूं। इस बार मेरी आत्महत्या की कोशिश नाकाम रही, इसलिए मैं एक बहाना बनाकर पहले घर लौट आया। क्या सिर्फ ली मुवान की शादी हो गई तो तुम्हारी ऐसी हालत हो गई? अगर सच में किसी से प्यार करते हो तो उसे उसके सच्चे प्यार के साथ रहने देना चाहिए। यही सच्चा प्यार है। मैं कभी ली मुवान की वजह से निराश नहीं हुआ था। मैं तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए उसके करीब गया था। मैं बहुत देर तक सुनसान पार्क में बैठा रहा। मेरा मन पूरी तरह टूट चुका था। मैं बस किसी शांत जगह पर रहना चाहता था। मैंने रस्सी को पेड़ के तने पर मजबूती से बांध दिया। मैंने पहले से तैयार किया हुआ पत्थर बांध लिया।
सब कुछ खत्म करने की तैयारी कर ली। मैं उस रस्सी को देखता रहा जो मेरी जिंदगी खत्म करने वाली थी। मैं कड़वाहट से मुस्कुरा दिया। मैं इस दुनिया में पूरे 25 साल जी चुका था। कहने को ये समय ज्यादा भी नहीं था, मानो पलक झपकते ही बीत गया हो, लेकिन कम भी नहीं था। इन सालों में बहुत कुछ हुआ। शुरुआत में जियांगयू मुझे अपना छोटा भाई मानना ही नहीं चाहती थी। उसे डर था कि मेरे आने से माँ पापा का प्यार उसके हिस्से से कम हो जाएगा। जब भी मैंने उसके करीब जाने की कोशिश की, मुझे अनगिनत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे हमेशा विश्वास था कि अगर मैं पूरे दिल से उसका साथ दूं तो एक दिन वो मुझे जरूर अपना लेगी। बचपन में मैं खुद भूखा रह जाता था, लेकिन अपनी पॉकेट मनी बचाकर उसके लिए उसकी पसंद का तोहफा खरीदता था। जब भी वो बाहर कोई मुसीबत खड़ी कर देती, मैं बिना एक पल सोचे उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता था। जब वो रात में बीमार पड़ जाती तो मैं बारिश में भीगते हुए उसके लिए डॉक्टर और दवा ढूंढने जाता और पूरी रात उसके पास बैठकर उसकी देखभाल करता। उसे जो महंगा बैग पसंद था, उसे खरीदने के लिए मैंने पूरी गर्मियों की छुट्टियों में काम किया, सिर्फ इसलिए कि वो बैग उसे दे सकूं। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरे प्रति उसका रवैया बदलने लगा है। ऐसा लग रहा था जैसे अपनापन मेरी तरफ झुकने लगा हो। लेकिन ठीक उसी समय वांग लिंग सामने आ गया और उसने बड़ी आसानी से मेरी कई सालों की मेहनत से बने रिश्ते को छीन लिया। छोड़ो, इन 25 सालों को एक सपना ही मान लेता हूं। मैं पत्थर पर खड़ा था। मेरी भावनाएं पूरी तरह टूट चुकी थीं, लेकिन फिर भी मैं अपनी आवाज दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी और को परेशानी न हो। मैंने जानबूझकर एक चिट्ठी भी छोड़ दी थी ताकि लोगों का डर थोड़ा कम हो जाए। डरिए मत, अब मैं रात के आसमान का सबसे चमकता हुआ सितारा बन चुका हूं। मेरी चेतना धीरे धीरे धुंधली होने लगी। बीते हुए दिनों की यादें चलती तस्वीरों की तरह मेरे दिमाग में घूमने लगीं। मैंने चाहे जितनी भी कोशिश की, वांगलिंग हमेशा बड़ी आसानी से मेरी हर चीज छीन लेता था। ऐसा लगता था जैसे इस दुनिया के सभी लोग उसी से प्यार करते हों और मुझसे सिर्फ नफरत करते हों। जब मुझे लगा कि अब मेरी मौत होने वाली है, तभी किसी ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया। मैंने लालच से सांस ली और फिर से हवा मिल गई। जियांग चेन, क्या तुम पागल हो गए हो? मेरे सामने बाई निंगबिंग खड़ी थी। वो मेरी पुरानी इलाज करने वाली डॉक्टर थी। वो मुझसे 5 साल बड़ी थी और वो भी कभी मेरा मिशन टारगेट थी। जब मुझे डिप्रेशन का पता चला था तो उसी के इलाज से मेरी हालत धीरे धीरे बेहतर हुई थी। उसी समय सिस्टम ने मुझे बताया था कि मैं उसे भी जीतने की कोशिश कर सकता हूं। इसलिए मैंने अपना बहुत सारा समय और मेहनत उसके साथ बिताई। धीरे धीरे उसकी मेरे प्रति अच्छी भावना बढ़ने लगी। मुझे लगा इस बार मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। लेकिन फिर वांगलिन दोबारा आ गया। डॉक्टर बाई, जियांग चेंग ने लोगों से मेरी बेइज्जती करवाई। मैं पुलिस में शिकायत भी नहीं कर सकता। हर रात मुझे डरावने सपने आते हैं। बाई निंगबिंग बिना एक पल सोचे उसकी तरफ खड़ी हो गई। उस दिन उसने लाल आंखों से मुझे डांटा और मुझे वहां से निकल जाने को कहा। उसने कहा, मेरा डिप्रेशन सिर्फ एक दिखावा है, मैं सिर्फ उसकी हमदर्दी पाने का नाटक कर रहा हूं। उसने कहा, मैं उसे घिन दिलाता हूं। मेरी एक और कोशिश यहीं आकर खत्म हो गई। मुझे ये सब बेहद हास्यास्पद लगा। एक ही दिन में मैंने 2 बार अपनी जान लेने की कोशिश की और दोनों बार संयोग से उन्हीं लोगों से सामना हो गया जिन्हें पाने के लिए मैंने कभी अपनी पूरी कोशिश की थी। क्या ये दुनिया सच में इतनी छोटी है? तुम्हें तो अभी वांगलिन की शादी में होना चाहिए था। मेरा मन ठीक नहीं था। मैं थोड़ा बाहर हवा खाने आ गया। क्या इसमें भी कोई परेशानी है? उल्टा तुम यहां कैसे? या फिर क्या तुम जानबूझकर मेरे आसपास आए हो ताकि मेरी हमदर्दी हासिल कर सको? क्या तुम मेरे सामने डिप्रेशन का नाटक करना बंद नहीं कर सकते? कोई नया तरीका आजमाओ। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि ऐसे शब्द मैं पहले भी न जाने कितनी बार सुन चुका था। वो हमेशा कहती थी कि मेरा डिप्रेशन सिर्फ दिखावा है, लेकिन मेरा दर्द सचमुच असली था। वो खुद एक डॉक्टर थी, फिर भी उसे ये क्यों नहीं समझ आया कि मुझे सच में डिप्रेशन था? क्या जब कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो तुम्हारा हर काम, यहां तक कि तुम्हारा अस्तित्व भी गलत बन जाता है? शायद पहली बार मैं इतना टूटा हुआ दिखाई दे रहा था कि बाई निंगबिंग को कुछ अजीब लगा। वो मुझे अपने घर ले गई। फिर उसने जियांगयू को फोन किया और उसे मुझे ले जाने के लिए बुलाया। जियांगयू जल्दी जल्दी वहां पहुंची। उसके पीछे लिमुआन और वांगलिन भी थे। मुझे देखकर वांगलिन की आंखों में एक पल के लिए डर चमका। आज मेरी और वांगलिन की शादी है। क्या तुम फिर से इसे बर्बाद करने आए हो? क्या तुम फिर से इसे बर्बाद करने आए हो? क्या पहले तुमने उसे जितना नुकसान पहुंचाया वो काफी नहीं था? उन सभी को पूरा यकीन था कि मेरे मन में कोई बुरा इरादा है और मैं वांगलिंग को नुकसान पहुंचाना चाहता हूं। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और वहां मौजूद हर एक इंसान की ओर देखा। उनके चेहरों पर सिर्फ ठंडापन था और मेरे लिए गहरी नफरत। मैं हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि मुझे नुकसान पहुंचाने वाला वांगलिन था, तो
उसी ने लोगों से मेरी बेइज्जती करवाई थी। मैंने ऐसा नहीं किया। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? बर्बाद तो तुमने मुझे किया है। जियांग चेंग, गलती करने के बाद भी तुम झूठ बोल रहे हो। अभी इसी वक्त वांग लिन से माफी मांगो। जियांग चेंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुरंत वांग लिन से माफी मांगो। जहां तक ली मुआन की बात थी, उसने मेरी तरफ देखना तक जरूरी नहीं समझा। वो सिर्फ वांग लिन को दिलासा देती रही। शायद वांग लिन के पास सच में कोई अजीब ताकत थी, या फिर वही मुख्य किरदार होने का असर था। वो जो भी कहता, सब लोग बिना सोचे उस पर विश्वास कर लेते। उसकी हर बात उनके लिए सच होती थी, और मेरी बात, चाहे वो सच ही क्यों न हो, उन्हें सिर्फ बहाना लगती थी। वो हमेशा बेगुनाह माना जाता था, और मैं हमेशा गुनहगार। उन्हें मेरी तरफ गुस्से से बोलते हुए और मुझसे घृणा करते हुए देखकर मुझे लगा मेरे 20 से ज्यादा सालों की जिंदगी एक मजाक बनकर रह गई है। इस बेकार सी जिंदगी को बचाने के लिए मैंने न जाने कितनी बार खुद को तकलीफ दी, लेकिन अब मुझे सिर्फ थकान महसूस हो रही थी। शायद मौत ही असली मुक्ति है। मैंने उनकी पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे और भी कसकर पकड़ लिया। मैं कोई चाल चलकर वांग लिन को फंसाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा, तुम यहीं रहोगे। मैं और बाई निंगबिंग बारी बारी से तुम्हारी निगरानी करेंगे। तुम्हें वांग लिन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। इस तरह उन्होंने मुझे वहीं कैद कर लिया और ली मुआन वांग लिन के साथ अपनी शादी जारी रखने चली गई। मैंने बाई निंगबिंग के घर में एक बहुत लंबी रात बिताई। वे बारी बारी से मेरे लिए खाना लाते रहे, लेकिन मैंने एक निवाला भी नहीं खाया। मैंने किसी से बात भी नहीं की। बेहतर है यहीं मेरी मौत हो जाए। जियांग चेन, जियांग चेन, मेरी तरफ देखो। क्या तुम मुझे पहचानते हो? मैं बस चुपचाप उसे देखता रहा। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। क्या हुआ इसे? बाई निंगबिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसकी आंखों में पहली बार दर्द की एक झलक दिखाई दी। इस बार शायद जियांग चेंग सच में डिप्रेशन में है। अगली सुबह मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आखिरकार जांच में पता चला कि मुझे गंभीर डिप्रेशन है। एक समय ऐसा भी था जब मैं भी डिप्रेशन में डूबा हुआ था, लेकिन तब मुझे स्माइलिंग डिप्रेशन था। मैं हमेशा लोगों के सामने खुश और हंसमुख होने का नाटक करता था। बाई निंगबिंग, वो ये बात अच्छी तरह जानती थी, लेकिन बाद में वांग लिन के सिर्फ एक झूठे आरोप के कारण कि मैंने लोगों से उसकी बेइज्जती करवाई, उसने मान लिया कि मैं बीमारी का नाटक कर रहा हूं। मैं पूरे 8 घंटे से अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। मैंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी और चावल का एक दाना भी नहीं खाया था। जियांग जबरदस्ती मेरे लिए दलिया लेकर आई। वो मुझे खिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन मैं हर बार उसे कमजोर हाथों से हटा देता। जियांग चेन, मैं भी देखती हूं तुम कब तक ऐसे टिके रहोगे। उसके जाने के बाद बाई निंगबिंग पहली मुलाकात की तरह नरमी से मुझे समझाने लगी, लेकिन मेरा दिल पहले ही मर चुका था। उसकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। जियांग चेन, ये मत सोचो कि खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम हमें झुकने पर मजबूर कर दोगे। मैं तुम्हें बता देती हूं, अगर तुम इस दुनिया से गायब भी हो गए तो भी कोई तुम्हारे लिए दुखी नहीं होगा। मैं अब सच में और नहीं सह सकता। मैं सिर्फ मर जाना चाहता हूं, तुम सबकी दुनिया से दूर जाना चाहता हूं। उसी समय दरवाजे पर एक चीख सुनाई दी। ली मुआन गुस्से में अंदर आ गई। जियांग चेन, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं, मरने की धमकी देकर हमें मजबूर करने की कोशिश मत करो। यह कहते ही उसने मुझे बिस्तर से जोर से खींचकर उठा दिया और धक्का देकर बिस्तर के किनारे ले गई। उन सबको लगता था कि मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं, मुझमें सच में मरने की हिम्मत नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता था कि इस समय मेरे लिए मौत ही सबसे बड़ा सुकून थी। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और लड़खड़ाते हुए खिड़की पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही मैं कूदने वाला था, उसने मुझे जोर से पकड़कर वापस खींच लिया। ये देखकर बाई निंगबिंग ने तुरंत आगे बढ़कर ली मुआन को एक थप्पड़ मार दिया। जियांग चेन सच में बीमार है। ऐसे समय तुम उसे इस तरह क्यों उकसा रही हो? ये कैसे हो सकता है? उसके लिए इसे स्वीकार करना सचमुच मुश्किल था। आखिर उन दिनों जब मैं उसे पाने की कोशिश कर रहा था, मैं धूप की तरह उसकी जिंदगी में रोशनी बन गया था। हर दिन सिर्फ उसकी मुस्कान देखने के लिए जीता था। उस समय वो एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और पूरी तरह निराशा में डूबी हुई थी। मैंने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। मैं हर जगह उसके लिए किडनी डोनर ढूंढता फिरा, लेकिन कोई उपयुक्त किडनी नहीं मिली। आखिर में मैंने अपने पॉइंट्स खर्च करके सिस्टम से उसके लिए मेल खाती एक किडनी ली। असल में वो मेरी अपनी किडनी थी। सिस्टम ने सिर्फ एक आइटम की मदद से उसे उसके शरीर के साथ पूरी तरह मैच कर दिया था, और आखिरकार मैं उसकी मदद करने में सफल हो गया। जियांग मुझे वापस बिस्तर तक ले आई और फिर मुझे दोबारा लिटा दिया। कमरे में अब कोई नहीं था। मैं बस किसी तरह अपना दर्द कम करना चाहता था। तभी माँ अचानक कमरे में आ गईं। चेन, रुक जाओ बेटा, उसे मुझे दे दो। तुम ऐसा नहीं कर सकते।
जरा अपनी माँ के बारे में सोचो। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। थोड़ी देर बाद जियांगयू भी अंदर आई। क्या सिर्फ एक रिश्ते के लिए? सिर्फ एक बीते हुए रिश्ते के लिए तुम अपना वर्तमान और भविष्य छोड़ दोगे? उन सभी लोगों को छोड़ दोगे जो तुम्हारी परवाह करते हैं? हम सबने कभी न कभी किसी को खोया है, लेकिन जिंदगी फिर भी आगे बढ़ती रहती है। अगर तुम हमेशा अतीत में डूबे रहोगे तो आखिर में कैद सिर्फ तुम ही हो जाओगे। मैं बस माँ की बाहों में सिमट गया और उस थोड़ी सी गर्माहट का एहसास करता रहा। अगली सुबह मैंने कहा कि मुझे अपना पसंदीदा टोफू सूप पीना है। इस बहाने मैंने उसे बाहर भेज दिया। फिर मैंने तुरंत दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और खिड़की पर चढ़ गया। तीसरी मंजिल, इतनी ऊंचाई काफी होगी। ऊपर कोई है। जियांग चेन, क्या तुमने कभी सोचा अगर तुम मर गए तो तुम्हारी माँ का क्या होगा? माँ के पास जियांगयू है, वो उनका ख्याल रखेगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और मेरा शरीर खिड़की के बाहर गिर गया। धड़ाम, पूरा शरीर तेज दर्द से भर गया। ऐसा लगा जैसे मेरी सारी हड्डियां टूट गई हों। धुंधली होती नजरों के बीच चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। उसी समय ली मुआन वहां से गुजर रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसका चेहरा डर से भर गया और वो मेरी तरफ दौड़ पड़ी। उससे पहले मैं सोचता था कि मरना बहुत आसान होता है, लेकिन अब मुझे सच में एहसास हुआ कि मरना इतना आसान नहीं है। मैं तीसरी मंजिल से कूदा, फिर भी मेरी मौत नहीं हुई, बस मेरी दोनों टांगें और पसलियां बुरी तरह टूट गईं। उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक पुनर्वास संस्था से संपर्क किया ताकि मेरा पेशेवर इलाज कराया जा सके। बाई निंगबिंग ने भी इसका समर्थन किया। उसे लगा कि मेरी हालत बहुत गंभीर हो चुकी है। जियांग चेन, ये मत सोचो कि खुद को नुकसान पहुंचाकर तुम हमें झुकने पर मजबूर कर दोगे। मैं तुम्हें बता देती हूं, अगर तुम इस दुनिया से गायब भी हो गए तो भी कोई तुम्हारे लिए दुखी नहीं होगा। अगले कई दिनों तक वे सब बारी बारी से मेरे बिस्तर के पास पहरा देते रहे और मुझे जबरदस्ती खाना खिलाते रहे। मैं विरोध नहीं कर सका, बस किसी तरह निगलता रहा और किसी तरह जिंदा रहा। जैसे जैसे मेरा शरीर ठीक होने लगा, मुझे समझ आ गया कि अब मुझे मानसिक अस्पताल भेजा जाएगा और इससे बचना अब नामुमकिन था। एक बार अगर मैं वहां चला गया तो अपनी जान लेने का मौका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ जियांगयू का हाथ कसकर पकड़कर बोला, दीदी, मैं पागल नहीं हूं, प्लीज मुझे वहां मत भेजो। कोई भी इंसान कभी नहीं मानता कि वो बीमार है। हम ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। उसकी ये बात मानो मेरे ऊपर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो। उसी पल मेरी आंखें खुल गईं। तो उनकी नज़रों में मैं अब अपना सही गलत समझने की क्षमता भी खो चुका था। मैं सिर्फ एक ऐसा मरीज था जिसका जबरदस्ती इलाज होना चाहिए। इस तरह मुझे करीब 10-15 वर्ग मीटर के एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। कमरा बिल्कुल खाली और बेरंग था। हर दिन सिर्फ खाना देने आने वाली नर्सें बारी बारी से मुझ पर नजर रखती थीं। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार इतनी गहरी निराशा और टूटन महसूस की। मरने की इच्छा जंगली घास की तरह मेरे अंदर फैलती चली गई। मैंने सिस्टम से मदद मांगने की कोशिश की, निर्देश पूरा नहीं किया जा सकता। आखिरी फैसला हमेशा आपके हाथ में है। उसी रात वांग लिन मेरे सामने आया। उसने चुपचाप नर्स को वहां से भेज दिया और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। क्या तुम्हें पता है, तुम्हें यहां भेजने का आइडिया मेरा था। सिर्फ इसी तरह तुम कहीं नहीं जा सकते। क्या हुआ? अब किसे अपना ये हाल दिखा रहे हो? मैं तुमसे नफरत करता हूं। उस दुनिया में तुम्हारे पास सब कुछ था और अब यहां भी तुम अब भी मेरे रास्ते की रुकावट बने हुए हो। मुझे हराने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं पूरी तरह चौंक गया। उसे असली दुनिया की बात कैसे पता थी? क्या वो भी कोई मिशन पूरा करने वाला था? मैं अभी सोच ही रहा था कि उसने मेरे चेहरे का हैरानी भरा भाव देख लिया और जोर से हंस पड़ा। हाँ, मैं भी एक मिशन पूरा करने वाला हूं और हमारा लक्ष्य भी एक ही था। असली दुनिया में हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ था। मैं जीत से सिर्फ एक कदम दूर था। बस ली मुआन अगर मुझसे एक बार कह देती मैं तुमसे प्यार करती हूं तो मैं पूरी तरह जीत जाता। मैंने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हारी मदद की थी, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने उससे पूछा। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, वो सिर्फ तुम्हारा एहसान था। हम दोनों बराबर हैं, मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। मैंने कभी तुम्हें अपने से छोटा नहीं समझा। तुम हमेशा यहीं फंसे रहोगे और हमेशा तड़पते रहोगे। वो सच में जीत गया था और मैं पूरी तरह ऐसे अंधेरे में फंस गया जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैं बिल्कुल बेबस था। हर दिन उसी छोटे से कमरे में चक्कर लगाता रहता। 3 दिन बाद की रात एक लड़की चुपचाप वहां आई। उसने अंधेरे और नर्स की लापरवाही का फायदा उठाया और खिड़की के रास्ते अंदर आ गई। वो मुझे वहां से बाहर ले गई और अपनी कार में बैठा लिया। कार की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, तब मुझे पता चला वो लियू रुयान थी। इस दुनिया में मेरी कॉलेज की सहपाठी, और वो भी जिसे मैं कभी नहीं पा सका। मुझे माफ करना, मैं देर से आई। मुझे अभी अभी तुम्हारे बारे में पता चला।
मैं मन ही मन सोच रहा था, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए, तुमने मुझे ये सब खत्म करने का मौका दिया। उसके बाद वो मुझे उन जगहों पर ले गई जहां कभी हमारी युवावस्था की यादें बसी थीं। गेम सेंटर की हंसी, सिनेमा की खामोशी, एस्केप रूम का रोमांच। यही पल इन सालों में मेरी सबसे खुश यादें बन गए। मैंने चुपचाप एक खतरनाक दवा खरीद ली ताकि हमेशा के लिए इस सबका अंत कर सकूं। जब मैं उससे विदा लेने वाला था वो बोली, मुझे पता है तुम क्या करने वाले हो। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भर आया। तो इस दुनिया में कोई ऐसा भी था जो मुझे सच में समझता था। मैंने उसे हल्के से गले लगा लिया। उसके शरीर से वही परिचित देवदार की खुशबू आ रही थी। मैं जैसे फिर से पुराने दिनों में लौट गया। इन सालों में उसने अब तक वही खुशबू लगा रखी थी जो कभी मैंने उसे सुझाई थी। धन्यवाद लियू रुयान, मैंने दिल से कहा। मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में मेरे साथ रहने वाली वो लड़की थी जिसे मैं सिर्फ 1 महीने से जानता था। वो मुझे विशाल झूले पर ले गई। हम दोनों चमकते तारों वाले आसमान को देखते रहे। मैंने खतरनाक दवा की बोतल खोली और उससे पूछा, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? वह कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने सीधा जवाब नहीं दिया। अगर कोई ऐसी दुनिया होती जहां कहानी के हीरो और हीरोइन हम दोनों होते तो कितना अच्छा होता। मैं मुस्कुराया और पूरी दवा पी ली, फिर उसके सीने पर गिर पड़ा। उसके आंसू मेरे चेहरे पर गिर रहे थे। मैं उसकी सच्ची भावनाओं को महसूस कर सकता था, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पाया कि पहले उसने मुझसे दूरी क्यों बना ली थी। जब मेरी चेतना धीरे धीरे खत्म होने लगी, सिस्टम की आवाज सुनाई दी, होस्ट, कोई है जो नहीं चाहता कि तुम चले जाओ। तुम अभी मुक्त नहीं हो सकते। जब मेरी चेतना वापस लौटी, लियू रुयान मेरी बड़ी बहन को खबर दे चुकी थी। जियांगयू को मेरी मौत की सूचना मिल चुकी थी। वो भागती हुई वहां पहुंची। उसने मेरी लाश देखी जिसे लियू रुयान ने अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। लंबे समय तक उदासी में रहने की वजह से मेरा शरीर बहुत दुबला हो गया था और मेरा चेहरा बेहद पीला पड़ चुका था। मुझे बताओ, ये सब आखिर हुआ कैसे? उसे तो मानसिक अस्पताल में होना चाहिए था। तुम्हें ये पूछने की भी हिम्मत है? मैं जानती हूं कि तुम जानते भी हो वो वहां किस तरह जी रहा था। हर दिन एक कैदी की तरह। उसे अपनी सबसे बुनियादी निजता तक नहीं मिलती थी। मैं ये देखकर हैरान था कि लियू रुयान को मेरी हालत के बारे में इतना सब कैसे पता था। तब मुझे समझ आया कि इन दिनों वो चुपचाप मेरी खबर रख रही थी। मैंने जो कुछ किया सब उसकी भलाई के लिए किया। वो उसकी भलाई नहीं थी। तुम अपने तरीके से उसे तकलीफ दे रहे थे। दोनों के बीच का गुस्सा एक पल में भड़क उठा और वे बुरी तरह लड़ने लगे। घूंसे और लातें चलने लगीं। आखिरकार मुझे वापस उसी घर लाया गया जो कभी मेरा घर हुआ करता था। जियांगयू मेरे शव के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। पिछली बार जब मैं पूरी तरह टूट गया था तो मां सदमे में बीमार होकर अस्पताल पहुंच गई थीं और इस बार मेरी मौत अपनी आंखों से देखने के बाद वो फिर से बेहोश हो गईं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। मेरा दिल अपराध बोध और बेबसी से भर गया क्योंकि मैं इस दुनिया का था ही नहीं। मैं हमेशा उनके साथ नहीं रह सकता था। उसी समय बाई निंगबिंग वहां पहुंची। वो हमेशा शांत और संयमित रहती थी, लेकिन मेरे शव को देखते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। वो मेरे ठंडे पड़ चुके हाथ को छूने की कोशिश कर रही थी। जियांग चेन, मुझे छोड़कर मत जाओ। आंखें खोलो। एक बार मेरी तरफ देखो। अब उसके मर जाने के बाद तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? पहले कहाँ थे? जब उसे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? थोड़ी देर बाद ली मुआन भी वहां पहुंची। शुरुआत में उसे लगा कि मैं फिर कोई मजाक कर रहा हूं। उसके होठों पर अब भी हल्की सी उपेक्षा भरी मुस्कान थी। लेकिन जब उसने सचमुच मेरे शरीर को छुआ और मेरे बर्फ जैसे ठंडे हाथ को महसूस किया तो उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। लियू रुयान गुस्से से कांप उठी। उसने एक घूंसा सीधे ली मुआन के चेहरे पर मार दिया। वो मर चुका है और ये सब वांग लिन की वजह से हुआ है। लियू रुयान ठंडी हंसी हंसी, फिर उसने अपना मोबाइल जोर से मेज पर फेंक दिया। स्क्रीन पर एक वीडियो चल पड़ा। वीडियो में वांग लिन कुछ औरतों को आदेश दे रहा था कि वे जानबूझकर मुझे परेशान करें। काम पूरा होने के बाद हर एक को 5 लाख मिलेंगे। उसके बाद वीडियो में मेरी बदहाली दिखाई देने लगी। मैंने उसे याद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे भीतर सिर्फ बेइज्जती और निराशा ही बची थी। वो यादें बार बार मेरे दिल को चीर रही थीं। मैं पीड़ित था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। सिर्फ एक अनजान इंसान ने मुझे थोड़ी सी सांत्वना दी थी। वीडियो चलता रहा। उन अपमानजनक दृश्यों को देखकर सबने अपने दांत भींच लिए और उनकी आंखें लाल हो गईं। अब देखा तुमने? यही है तुम्हारे दिल का हीरो। वो जो भी कहता था तुम सब बिना सोचे उस पर विश्वास कर लेते थे, लेकिन जियांग चेन की बेगुनाही पर तुम में से किसी ने विश्वास नहीं किया। उसी ने लोगों से जियांग चेन की बेइज्जती करवाई थी। जब जियांग चेन तुम सबसे मदद मांगने आया था तब तुम लोगों ने भी उसके साथ यही किया था। उस समय वांग लिन ने सच को झूठ बनाकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और मुझे क्या मिला?
जियांग यू की मार, बाई निंगबिंग का साथ छोड़ देना और ली मुवान की गालियां। यही सच्चाई है। तुम सब में से हर एक जियांग चेन का एक जीवन का कर्जदार है, माफ कर दो। दीदी, मुझे सच में कुछ नहीं पता था। अब याद आया कि तुम उसकी बहन हो। क्या तुम भूल गई हो कि उसी तुमने अपने हाथों से आ चेन को मानसिक अस्पताल भेजा था? और तुम, बाई निंगबिंग, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें आ चेन को सबसे अच्छी तरह समझना चाहिए था, लेकिन तुमने भी जियांग यू के साथ मिलकर उसे मानसिक रोगी मान लिया। आ चेन ने ली मुआन की मदद की। आ चेन तुम्हारे सबसे मुश्किल दिनों का सहारा था, यहां तक कि उसने अपनी किडनी भी तुम्हें दे दी। तुम लोगों की जरा भी अंतरात्मा नहीं दुखती? लियू रुयान के शब्द तेज धार वाले चाकू की तरह उन सबके दिलों को चीरते चले गए। वे सभी औरतें जिन्होंने मेरी जिंदगी में गहरा निशान छोड़ा था, कोई भी वहां से नहीं गई। वे सब अपने अपने तरीके से मेरे साथ किए गए अन्याय की भरपाई करना चाहती थीं। जियांग यू मेरे लिए तरह तरह के खिलौने लेकर आई और पूछने लगी कि इनमें से मुझे कौन सा पसंद आता। वो हमारे साथ बिताए पुराने दिनों को याद करती रही। ली मुवान मेरा हाथ कसकर पकड़े रही, उसकी आंखों में आंसू भरे थे। वो बार बार मुझसे माफी मांग रही थी और मुझसे उसके पास वापस लौट आने की प्रार्थना कर रही थी। लियू रुयान चुपचाप मेरे अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां कर रही थीं। उसने अपने दुख को जाहिर नहीं किया, लेकिन मैं जानता था सबसे ज्यादा दर्द उसी के दिल में था। सच्चा दर्द अक्सर बिना कुछ कहे ही समझ में आ जाता है। इसी दौरान मेरी आत्मा अस्पताल पहुंच गई। वहां मैंने मां को देखा, जो अभी अभी खतरे से बाहर आई थीं। वो बार बार कह रही थीं, मुझे मेरे बेटे से मिलना है, अपना ख्याल रखना, अगले जन्म में मैं फिर आपका बेटा बनूंगा। मां मुस्कुराई, आ चेन, तुम भी वहां अपना ख्याल रखना। अंतिम संस्कार का दिन आ गया। धूप खिली हुई थी, लेकिन माहौल पूरी तरह गम में डूबा था। जियांग यू ने मेरी अस्थियों का कलश अपनी बाहों में कसकर पकड़ रखा था और धीरे धीरे मुझे मेरी अंतिम मंजिल तक लेकर जा रही थी। आ चेन, दुआ है कि अगले संसार में तुम हमेशा खुश रहो और समय पर खाना खाना मत भूलना। सब लोग मेरी तस्वीर को चुपचाप देख रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ कि लियू रुयान कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मेरे दिल में हल्की सी उदासी भर गई, लेकिन जैसे ही अंतिम संस्कार खत्म होने वाला था, वो लोगों के बीच वापस आई। उसके साथ बंधा हुआ वांग लिन भी था। जियांग यू, क्या तुम तैयार हो? आज मेरे भाई के साथ अन्याय करने वाला हर इंसान अपनी सजा पाएगा। सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। लियू रुयान, तुम इतनी बेवकूफ क्यों हो? क्या मेरे लिए इतना सब करना सच में जरूरी था? लियू रुयान और जियांग यू ने एक साथ उस यंत्र को चालू कर दिया। अगले ही पल एक जोरदार धमाका हुआ और चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई। नहीं, मैं जोर से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज कोई नहीं सुन सका। लियू रुयान तो बेगुनाह थी, उसे मेरे लिए ये सब क्यों सहना पड़ा? उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी, बधाई हो होस्ट। अपनी जिंदगी के आखिरी पल में आपने 100% प्रेम अंक और 100% पारिवारिक स्नेह अंक प्राप्त कर लिए हैं। आपका मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब आपको अपनी असली दुनिया में दोबारा जीने का अवसर मिलेगा। जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर लेटा हुआ था। नर्स ने धीरे से बताया कि मेरे साथ दुर्घटना का शिकार हुआ वांग लिन मर चुका है और लियू रुयान नाम की एक लड़की जिंदा बच गई है। नर्स की बात खत्म होते ही मैंने देखा लियू रुयान बैसाखी के सहारे धीरे धीरे कमरे में अंदर आ रही थी। जियांग चेन, इस बार हम दोनों आखिरकार एक दूसरे की कहानी के हीरो और हीरोइन बन गए। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। मेरी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगे। उसके बाद के दिनों में लियू रुयान ने मुझे सारी सच्चाई बता दी। असल में हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। वो हमेशा चुपचाप मुझे देखती रहती थी। जब उसे पता चला कि वांग लिन मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है, तो उसने मेरी मदद करने का फैसला किया। उस दिन उसने अपनी कार से वांग लिन को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उस दुर्घटना को रोक नहीं सकी। बेहोशी के दौरान लियू रुयान की मुलाकात सिस्टम से हुई। सिस्टम ने उससे कहा कि अगर वो मुझे अपने प्यार में सफलतापूर्वक डाल दे तो वो अपनी असली दुनिया में वापस जा सकेगी। सिस्टम ने उसे मेरे मिशन के बारे में भी बता दिया कि मुझे 4 लोगों में से किसी एक को जीतना था, तभी मैं जिंदा रह सकता था। और तभी लियू रुयान ने खुशी से जाना कि वो भी उन्हीं 4 लोगों में शामिल थी। जब मुझे वांग लिन की योजना का पता चला तो मैं तुम्हें चेतावनी देना चाहती थी, लेकिन सिस्टम के बहुत सख्त नियम थे। वो मुझे तुम्हारे मिशन में दखल देने की इजाजत नहीं देता था और न ही मुझे ये बताने देता था कि मैं भी एक मिशन पूरा करने वाली हूं। जब वो कार दुर्घटना हुई तो मैं भी आत्मा के रूप में मिशन वर्ल्ड में पहुंच गई, लेकिन मैं सिर्फ ये देखती रह गई कि वांग लिन बार बार तुम्हें फंसाता रहा और जियांग यू और बाकी लोग तुम्हें गलत समझते रहे। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे सिस्टम के आदेश के अनुसार जानबूझकर तुमसे दूरी बनाकर रखनी पड़ी, यहां तक कि मुझे वांग लिन का पक्ष लेने का भी दिखावा करना पड़ा। मेरी वो भावना झूठी नहीं थी, वो सचमुच सिस्टम के नियमों के बीच छिपकर मुझसे प्यार करती रही। फिर तुमने इतनी बड़ी जोखिम उठाकर वो बदला लेने की योजना क्यों बनाई? मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली पसीने से भीगी हुई थी।
लियू रुयान की आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था। वांग लिन हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका था। उसने सिर्फ मिशन वर्ल्ड में ही तुम्हें बर्बाद नहीं किया, बल्कि असली दुनिया में भी जानबूझकर कार दुर्घटना करवाई। उसका मकसद कभी मिशन पूरा करना नहीं था, उसे सिर्फ तुम्हें अपने पैरों तले कुचलने में मजा आता था। ऐसे इंसान को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। और मैं नहीं चाहती थी कि तुम इतने घाव लेकर अपनी दुनिया में वापस लौटो। मैं चाहती थी कि जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी वे सब अपनी बेरुखी और अंधे विश्वास की कीमत चुकाएं, ताकि तुम बेगुनाह साबित होकर नई जिंदगी शुरू कर सको। उसी समय वार्ड का दरवाजा धीरे से खुला। माफ कर दो भैया, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी। वांगलिन की मीठी बातों में आकर मैंने तुम्हारा दर्द कभी देखा ही नहीं, बल्कि बार बार तुम्हें बुरी बातें कहती रही और तुम्हें मानसिक अस्पताल तक भेज दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम अपनी दीदी को माफ कर दोगे? उसने अपने बैग से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उसे खोलते ही उसमें वो हेयर पिन रखा था जो मैंने बचपन में पैसे बचाकर उसके लिए खरीदा था, और वो माफीनामा भी जो मेरी जगह गलती अपने सिर लेने के बाद उसने चुपचाप संभाल कर रख लिया था। इन सालों में मैं इन्हें हमेशा अपने साथ रखती रही। मुझे हमेशा लगता रहा कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। जियांग चेन, एक डॉक्टर होने के बावजूद मैं अपना फर्ज निभा नहीं सकी। मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया, बल्कि तुम्हारे डिप्रेशन को भी झूठ समझा। तुम्हारे दर्द को नकारना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इन सालों से मैं अपराध बोध में जी रही हूं। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दोबारा पढ़ी। मैंने तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट दोबारा देखी और उस गवाह को भी ढूंढ निकाला जिसने उस दिन देखा था जब वांग लिन ने लोगों से तुम्हारी बेइज्जती करवाई थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी बुरी तरह गलत थी। उम्मीद है तुम मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दोगे। मैं तुम्हारे आगे के इलाज और रिकवरी में तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। ली मुवान ने मेरा दूसरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। जियांग चेन, उस समय मुझे अपनी किडनी दान देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने मुझे दूसरी जिंदगी दी, लेकिन मैंने तुम्हारे एहसान का बदला बुराई से दिया। मैंने वांग लिन के झूठ पर भरोसा किया और बार बार तुम्हें बुरा भला कहा। मुझे सच में बहुत पछतावा है। बाद में मैं अस्पताल गई और उस समय की किडनी डोनेशन की फाइल देखी। तब मुझे पता चला कि वो सिस्टम से मिली किडनी नहीं थी, वो तुम्हारी अपनी किडनी थी जिससे तुमने मेरी जान बचाई। अब मैं खुद को कैसे माफ करूं? अगर तुम मुझे माफ कर दो तो मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। उसका हाथ जोर से पकड़ने की वजह से हल्का कांप रहा था। सब कुछ बीत चुका है, मैं तुम लोगों से नाराज नहीं हूं। वांग लिन को उसकी सजा मिल चुकी है। उन बुरी यादों को अब हवा के साथ बह जाने दो। मेरी बात सुनकर सबके चेहरों पर राहत भरी मुस्कान आ गई। जियांग तो इतनी भावुक हो गई कि उसने अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखों से आंसू पहले से भी ज्यादा बहने लगे। उसके बाद के दिनों में वे लोग अक्सर मुझसे मिलने आते रहे। जियांग हर दिन मेरे लिए अलग अलग घर का खाना बनाकर लाती। सब वही स्वाद था जो मुझे बचपन में पसंद था। उसने मेरे पसंदीदा फिगर्स भी एक एक करके साफ किए। बाइनिंगबिंग ने मेरे लिए एक पूरा रिकवरी प्लान बनाया। वो हर दिन अस्पताल आकर खुद मेरी फिजियोथेरेपी कराती। धैर्य से मुझे एक एक एक्सरसाइज सिखाती। हाथ पैर उठाने जैसी आसान एक्सरसाइज से लेकर धीरे धीरे चलना सिखाने तक वो हर पल मेरे साथ रहती। ली मुवान मेरे लिए कई महंगे सप्लीमेंट्स लेकर आती और बहुत सी दिलचस्प किताबें और फिल्में भी इकट्ठा करती ताकि रिकवरी के दौरान मुझे बोरियत न हो। उसने मुझे ये भी बताया कि उसने वांग लिन की छोड़ी हुई कंपनी बंद कर दी है और बचे हुए पैसों से किडनी के मरीजों की मदद के लिए एक फाउंडेशन बनाया है। वो मेरी तरफ से कुछ अच्छा करना चाहती थी। लियू रुयान भी हमेशा मेरे साथ रही। हम दोनों अक्सर मिशन वर्ल्ड की यादें ताज़ा करते। वे गलतफहमियां, वे थोड़ी सी खुशियां और वो समय जब वो चुपचाप मेरी रक्षा करती रही। उसने मुझे बताया कि मिशन वर्ल्ड में जब भी वो देखती थी कि वांग लिन मुझे परेशान कर रहा है तो उसका मन करता था कि दौड़कर मेरी मदद करे, लेकिन सिस्टम उसे सजा देने की धमकी देता था, इसलिए उसे मजबूरी में चुप रहना पड़ता था। उसने ये भी बताया कि उसने आज तक वही देवदार की खुशबू वाला परफ्यूम इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो मेरा दिया हुआ पहला तोहफा था। वो उसे कभी छोड़ नहीं पाई। जिस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली, लियू रुयान व्हीलचेयर पर मुझे बाहर लेकर आई। हम फिर उसी गेम सेंटर गए जहां हम मिशन वर्ल्ड में गए थे। गेम सेंटर में जियांग एक छोटे बच्चे की तरह मेरा हाथ पकड़कर रेसिंग गेम खेलने लगी। हारने पर मुंह फुलाकर नखरे भी करती। ली मुवान क्लॉ मशीन से खिलौना निकालने की कोशिश करती रही। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने मेरा पसंदीदा एनिमे कैरेक्टर जीत लिया और बहुत संभालकर मेरे हाथ में रख दिया। लियू रुयान मुस्कुराते हुए मेरे लिए ड्रिंक और स्नैक्स लाती रही। सिनेमा हॉल में हम सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे और एक प्यारी सी रोमांटिक फिल्म देखी। ली मुवान चुपके से अपने आंसू पोंछ रही थी, जबकि जियांग मेरा कंधा पकड़कर कब सो गई उसे खुद भी पता नहीं चला। उसकी सांसें बिल्कुल शांत थीं और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। एस्केप रूम में हम सबने मिलकर एक एक पहेली सुलझाई और पूरा कमरा हमारी हंसी से गूंज उठा। लेकिन ये सुकून ज्यादा दिन नहीं टिक सका। अचानक वांग लिन के परिवार वाले हमारे पास आ गए।
उन्हें भरोसा था कि वांग लिन अब मर चुका है और उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं दे सकता। उन्होंने जिद पकड़ ली कि उसकी मौत के जिम्मेदार हम हैं और हमसे भारी मुआवजा मांगने लगे। जियांगयू गुस्से से कांप उठी। वो उनसे बहस करने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। इस मामले का हमेशा के लिए अंत करना जरूरी था। लियू रुयान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में पूरा विश्वास था। हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। बाई निंगबिंग और ली मुवान ने भी सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि वे पूरी तरह मेरा साथ देंगे। फिर हम सबूत इकट्ठा करने लगे। जियांगयू ने मिशन वर्ल्ड में वांग लिन के सारे अपराधों की पूरी वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग निकाल ली, जिसमें उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए, लोगों से मेरी बेइज्जती करवाई और मुझे मानसिक अस्पताल भेजने की पूरी साजिश की। यहां तक कि सिस्टम को धमकाकर मिशन के नियम बदलने की कोशिश की रिकॉर्डिंग भी थी। बाई निंगबिंग ने असली दुनिया में वांग लिन के आर्थिक रिकॉर्ड की जांच की। तब पता चला कि वो पहले से ही भारी कर्ज में डूबा हुआ था। बहुत संभव था कि उसने इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए वो कार दुर्घटना करवाई हो। उसे ये सबूत भी मिला कि उसने कंपनी का पैसा गबन किया था और उसे जुए तथा ऐशो आराम में उड़ाया था। ली मुवान ने उन लोगों को ढूंढ निकाला जिन्होंने उस समय मेरी बेइज्जती की थी। पक्के सबूतों के सामने उन्होंने आखिरकार मान लिया कि ये सब उन्होंने वांग लिन के कहने पर किया था। उन्होंने लिखित बयान भी दिया और वांग लिन द्वारा किए गए पैसों के ट्रांसफर का रिकॉर्ड भी सौंप दिया। लियू रुयान ने अपने संबंधों का इस्तेमाल करके वांग लिन द्वारा जानबूझकर कार दुर्घटना करवाने का सबसे अहम सबूत भी ढूंढ निकाला। दुर्घटना से पहले खरीदी गई भारी रकम वाली दुर्घटना बीमा पॉलिसी, कार रिपेयर शॉप के साथ उसकी मिलीभगत, ब्रेक सिस्टम में जानबूझकर की गई छेड़छाड़ के रिकॉर्ड और गवाहों के बयान। हमने सारे सबूत व्यवस्थित करके पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने गहराई से जांच की और वांग लिन के सारे अपराधों की पुष्टि कर दी। ये साबित हो गया कि वही कार दुर्घटना का असली मास्टरमाइंड था। साथ ही उस पर धोखाधड़ी, जानबूझकर चोट पहुंचाने, धन के गबन और कई अन्य अपराध भी साबित हो गए। वांग लिन के परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला। आखिरकार बुरे लोगों को अपने कर्मों की सजा मिल ही जाती है। हो सकता है न्याय आने में देर हो जाए, लेकिन न्याय कभी अनुपस्थित नहीं रहता। वांग लिन के परिवार की परेशानी भी आखिरकार सुलझ गई और हमारी जिंदगी फिर से सही रास्ते पर लौट आई। मेरे और लियू रुयान के बीच का रिश्ता भी हर बीतते दिन के साथ और गहरा होता गया। हम दोनों उसके गांव गए। उसके पिता मुझे पहाड़ पर मछली पकड़ने ले गए और रास्ते भर लियू रुयान के बचपन की मजेदार बातें सुनाते रहे। उसकी मां ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बार बार समझाया कि हमेशा रुयान का ख्याल रखना। फिर उन्होंने चुपके से मेरी जेब में एक लाल लिफाफा रख दिया और कहा, यह हमारी तरफ से छोटा सा आशीर्वाद है। यही तो वो जिंदगी थी जिसका मैंने हमेशा सपना देखा था, साधारण लेकिन प्यार और अपनापन से भरी हुई। जियांगयू को भी आखिरकार अपनी खुशी मिल गई। उसका जीवन साथी एक दयालु और समझदार आर्किटेक्ट था। वो जियांगयू की साफगोई और अच्छाई की कद्र करता था, उसके अतीत को भी अपनाता था और उसके काम में हमेशा उसका साथ देता था। दोनों ने मिलकर अपना डिजाइन स्टूडियो शुरू किया, जिसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ता गया। जियांगयू भी पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई। उसके चेहरे पर मुस्कान भी बढ़ती गई। वो अक्सर अपने मंगेतर के साथ मुझसे मिलने आती थी। बाई निंगबिंग ने विदेश जाकर आगे पढ़ने का मौका छोड़ दिया और देश में ही रुक गई। उसने अपना एक मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोला और अपने अनुभव के आधार पर मेरे जैसे डिप्रेशन से जूझ रहे कई लोगों की मदद करने लगी। जियांग चेन, तुम्हारी वजह से मुझे समझ आया कि एक डॉक्टर के पास सिर्फ अच्छी मेडिकल स्किल्स होना ही काफी नहीं है। उसके दिल में भरोसा और दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता भी होनी चाहिए। ली मुवान ने खुद को पूरी तरह समाज सेवा में समर्पित कर दिया। उसके किडनी सहायता फाउंडेशन ने हजारों मरीजों की मदद की। वो अक्सर अस्पताल जाकर स्वयंसेवक के रूप में भी काम करती और मरीजों को उम्मीद और हिम्मत देती। उसने मुझे ये भी बताया कि उसे अब एक ऐसा इंसान मिल गया है जो उसे समझता है और हर कदम पर उसका साथ देता है। वो एक डॉक्टर है। दोनों मिलकर समाज सेवा का काम कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। 1 साल बाद मेरी और लियू रुयान की धूमधाम से शादी हुई। जियांगयू, बाई निंगबिंग और ली मुवान तीनों मेरी दुल्हन की ब्राइड्समेड बनी। शादी के दिन लियू रुयान ने सफेद शादी का जोड़ा पहन रखा था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि नजरें हटाना मुश्किल था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चली आ रही थी। उसकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। मैं उसे देखता रहा और मेरा दिल भावनाओं से भर गया। मिशन वर्ल्ड में एक दूसरे को समझने की कोशिश से लेकर असली दुनिया में कंधे से कंधा मिलाकर चलने तक हमने बहुत सी मुश्किलों का सामना किया और आखिरकार हम एक हो गए। शादी की रस्मों के दौरान मैंने लियू रुयान का हाथ थामकर सबके सामने गंभीरता से कहा, आने वाली पूरी जिंदगी मैं अपनी पूरी ताकत से तुम्हारी रक्षा करूंगा और हमारे परिवार की भी। मैं भी वादा करती हूं, जियांग चेन, इस बार हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। शादी के बाद हम दोनों हनीमून के लिए मालदीव गए। धूप, समुद्र तट, लहरें और मेरे साथ मेरी सबसे प्यारी इंसान।
हर सुबह हम साथ मिलकर सूर्योदय देखते और हर शाम सूर्यास्त का आनंद लेते। हाथों में हाथ डालकर समुद्र किनारे लंबी सैर करते और अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें करते। हमने तय किया कि आगे चलकर हम और भी कई जगहों की यात्रा करेंगे और दुनिया के और भी खूबसूरत नज़ारे देखेंगे, साथ ही एक ऐसा घर बनाएंगे जो प्यार से भरा होगा। बीते हुए सारे दर्द और सारी तकलीफें धीरे धीरे इस शांत समुद्री हवा में खो गईं। कुछ साल बाद हमारे 2 प्यारे बच्चे हुए। बेटे का नाम रखा गया जियांग न्यानचेन और बेटी का नाम जियांग न्यानयान। दोनों बच्चे बहुत होशियार और बेहद प्यारे थे। बेटे ने मेरा शांत स्वभाव पाया था। छोटी सी उम्र में ही उसकी तर्क करने की क्षमता सबसे अलग दिखाई देने लगी। और बेटी बिल्कुल लियू रुयान की तरह चंचल थी। उसे गाना, नाचना और पेंटिंग करना बहुत पसंद था। वो अक्सर रंगों से पूरे घर की दीवारें भर देती, लेकिन लियू रुयान कभी नाराज नहीं होती। वो प्यार से उसे सही दिशा दिखाती। जियांगयू, बाई निंगबिंग और ली मुआन भी अक्सर बच्चों से मिलने आती थीं। जियांगयू उनके लिए तरह तरह के नए खिलौने और चित्रों वाली किताबें लाती और उनके साथ ब्लॉक से घर बनाती और कहानियां सुनाती। बाई निंगबिंग बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण करती, उन्हें सेहत से जुड़ी आसान बातें सिखाती और समझाती कि अपने शरीर का हमेशा अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। ली मुआन बच्चों के साथ तरह तरह की हस्तकला करती, उन्हें ओरिगामी सिखाती और मिट्टी से सुंदर कलाकृतियां बनाना भी सिखाती। बच्चों को भी तीनों मौसियों के आसपास रहना सबसे ज्यादा पसंद था। वे उन्हें बार बार मौसी कहकर बुलाते। पूरा घर हंसी और खुशियों से भरा रहता। मैं भी दोबारा अपने काम पर लौट आया और एक लेखक बन गया। मैंने मिशन वर्ल्ड में अपने अनुभवों को एक किताब का रूप दिया। उस किताब का नाम था समय और संसार के पार मिला उद्धार। किताब प्रकाशित होने के बाद उसे लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। कई पाठकों ने लिखा कि मेरी कहानी ने उन्हें हिम्मत और उम्मीद दी। बहुत से डिप्रेशन से जूझ रहे लोगों ने भी मुझे पत्र लिखे। लियू रुयान एक डिजाइनर बन गई। उसकी हर डिजाइन प्यार और अपनापन से भरी होती थी। उसने पूर्वी और पश्चिमी डिजाइन शैली को खूबसूरती से मिलाया, जिसे सभी लोगों ने बहुत पसंद किया। बाद में उसने अपना खुद का डिजाइन ब्रांड भी शुरू किया, जिसका उद्देश्य डिजाइन के जरिए सकारात्मक ऊर्जा फैलाना था। उसके ब्रांड का नारा था, प्यार और अपनापन समय की हर दूरी को मिटा सकता है। एक धूप भरी दोपहर मैं और लियू रुयान बच्चों के साथ आंगन में खेल रहे थे। जियांगयू, बाई निंगबिंग और ली मुआन भी वहां आ गईं। हम सब घास पर बैठ गए। वहां पिकनिक की चादर बिछी हुई थी, जिस पर तरह तरह के फल और मिठाइयां रखी थीं। हम पुराने दिनों की बातें कर रहे थे और भविष्य की खुशियों पर हंस रहे थे। जियांगयू मुस्कुराकर बोली, सच में किसने सोचा था कि कभी वांग लिन की वजह से हम एक दूसरे के इतने खिलाफ हो जाएंगे और आज हम एक परिवार की तरह साथ बैठे होंगे। बाई निंगबिंग मुस्कुराई, उन सब घटनाओं के बाद हम सब बहुत बदल गए। हमने कद्र करना सीखा, भरोसा करना सीखा और प्यार करना भी सीखा। ली मुआन बच्चों को घास पर दौड़ते और खेलते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में ममता भरी हुई थी। हाँ, आज जैसा जीवन वाकई बहुत अच्छा है। अब यहां ना कोई झूठ है, ना कोई गलतफहमी, सिर्फ प्यार और अपनापन है। मैंने लियू रुयान का हाथ थाम लिया। उसकी हथेली की गर्माहट महसूस करते हुए मेरा दिल कृतज्ञता से भर गया। धन्यवाद लियू रुयान। जब मैं सबसे ज्यादा टूट चुका था, तब तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थीं। तुम्हारी वजह से ही मैंने समय और संसार की सारी मुश्किलों को पार करके फिर से प्यार पर विश्वास किया, फिर से इंसानियत पर विश्वास किया। लियू रुयान मेरे कंधे पर सिर रखकर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद तो मुझे कहना चाहिए जियांगचेन। तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार वही होता है जो कितनी भी मुश्किलें आएं फिर भी अपने प्रिय इंसान के लिए हमेशा खड़ा रहे। तुमने ही मुझे पहले से बेहतर इंसान बनाया। हम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। हमारी आंखों में सिर्फ एक दूसरे के लिए प्यार था। उसी समय बच्चे दौड़ते हुए आए और हम दोनों से लिपट गए। वे खुशी से पुकार रहे थे, पापा। मम्मी, जियांगयू, बाई निंगबिंग और ली मुआन भी हमारे पास आ गईं। हम सब साथ हंसते, मजाक करते और खुशियां बांटते रहे। धूप हमारे ऊपर पड़ रही थी। सब कुछ गर्मजोशी और सुकून से भरा हुआ था। दूर आसमान बिल्कुल नीला था, सफेद बादल धीरे धीरे तैर रहे थे। मुझे पता था ये खुशी हमेशा हमारे साथ रहेगी। मैं और लियू रुयान हमेशा अपने परिवार की रक्षा करेंगे और इस मुश्किलों से मिली खुशी को हमेशा संभाल कर रखेंगे, हमेशा के लिए। दिन बीतते गए और बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए। बेटा जियांग न्यानचेन अपने पसंदीदा विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया। उसने कंप्यूटर साइंस चुना। वो कहता था कि वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहता है जो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सके। बेटी जियांग न्यानयान आर्ट कॉलेज में दाखिल हुई और अपने चित्रकारी के सपने को आगे बढ़ाने लगी। उसकी हर पेंटिंग उम्मीद और उजाले से भरी होती थी। उसे कई प्रतियोगिताओं में पुरस्कार भी मिले। जियांगयू का डिजाइन स्टूडियो पूरे उद्योग का मशहूर ब्रांड बन गया। वो और उसका पति पहले की तरह ही खुशहाल जीवन जी रहे थे। उन्होंने एक अनाथ बच्चे को भी गोद लिया और 4 लोगों का एक प्यारा परिवार बना लिया।
बाई निंगबिंग का मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र अनगिनत लोगों की मदद करता रहा। उसने मनोविज्ञान पर अपनी एक किताब भी प्रकाशित की और एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सलाहकार बन गई। उसे अक्सर अलग अलग शहरों में भाषण देने के लिए बुलाया जाने लगा। ली मोआन का चैरिटी फाउंडेशन भी दिन ब दिन बड़ा होता गया। उसने 10,000 से भी ज्यादा किडनी मरीजों की मदद की। उसका और उसके पति का भी एक बच्चा हुआ और उनका परिवार भी खुशियों से भर गया। मैं और लियू रियान अब भी एक साधारण लेकिन बेहद खुशहाल जीवन जी रहे थे। हम साथ मिलकर दुनिया घूमते, हर जगह की खूबसूरती और संस्कृति को महसूस करते। हम पेरिस गए और एफिल टावर देखा। हम रोम गए और वहां की प्राचीन सभ्यता को महसूस किया। हम आइसलैंड भी गए जहां हमने उत्तरी रोशनी देखी। हर नई जगह पर हमने अपनी जिंदगी की एक और खूबसूरत याद बना ली।